नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन में कुल 20 प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट नंबर 3 होगा दोस्तों। अगर आप टेस्ट 1 और टेस्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सेट किया गया है इस सेट में। ठीक है, देखिए यह है आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। श्वसन प्रक्रम के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? श्वसन प्रक्रम के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। श्वसन प्रक्रम के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए रिक्त स्थान भरना है। अम्ल प्लस धातु, ठीक है, क्या निकलता है? देखिए इसमें खाली स्थान है प्लस हाइड्रोजन गैस रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लवण हो जाएगा। देखिए धातु और अम्लों में हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। पौधे की वृद्धि और विकास में साइटोकाइनिन की प्रमुख भूमिका होती है, यह याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए किसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें कौन पौधे की तरह का प्रोटिस्ट है? इनमें कौन पौधे की तरह का प्रोटिस्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूग्लिना। देखिए यूग्लिना पौधे की तरह का प्रोटिस्ट है। यूग्लिना एक पर्णयुक्त द्वारा प्रोटोजोआ होता है। ऐसे प्रोटोजोआ को जंतुओं और पादपों के बीच की संयुक्त कड़ी मानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूग्लिना। ठीक है, पौधे की तरह एक प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है, जिसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जल गैस है। जल गैस है तो ये दिया हुआ है CO प्लस H2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO प्लस H2। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है। ठीक है, इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO कहते हैं। ठीक है, CO और हाइड्रोजन H2। ठीक है, और क्या है? हाइड्रोजन मिश्रित होता है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील
एक मिश्रित धातु है जिसके संघटक तत्व होते हैं, ठीक है, जिसके संघटक तत्व होते हैं कौन कौन? आयरन, ठीक है, आयरन होते हैं। आयरन में कितने? आयरन में आपका होगा 89% होगा आयरन, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम क्या है? क्रोमियम 10% होगा, 10.0% उसकी भागीता होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25%, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AS74, आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। परिसंरचना तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का तथा जीवों के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही व्याख्या का चयन कीजिए। तो मिलाना है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑडियोग्राम का होता है, ये ऑडियोग्राम किसके लिए होता है? ये कान के लिए होता है, सुनने के लिए। ECG इसका हृदय के लिए टेस्ट होता है, ECG आप सुने होंगे। फिर EEG ये होता है मस्तिष्क के लिए, ठीक है। और मेमोग्राफ ये बक्ष के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। मानव नेत्र दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यह मस्तिष्क द्वारा दृश्य धारणा के लिए प्रतिबिंब को विद्युत तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है। ये थे इस क्वेश्चन का विश्लेषण। अगला है, देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रॉन आपस में सीधे जुड़ जाए तो इसे लघुपतन कहते हैं। लघुपतन होने पर परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे घर की उपकरण में आग पकड़ सकती है। तो पता चला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक अगर आप उपवास करते हैं तो स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर बहुत ही कम होने लगता है और लंबे समय तक उपवास रखने से वृक्क और यकृत खराब हो सकते हैं। उपवास की स्थिति में मस्तिष्क, लाल रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों जैसे अन्य ऊतकों के लिए ईंधन के रूप में ग्लूकोज उत्पन्न करने में यकृत की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन का प्रमुख विश्लेषण, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सेशन में जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ज़रूर आप देखिएगा एक बार।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतरा में। ठीक है, गाजर, अमरूद, आम, बाकी सारे तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, संतरा होंगे। देखिए संतरा में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और नींबू में भी होती है। विटामिन सी जल में विलय होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछे जाते हैं कि विटामिन सी क्या जल में विलय होती है या नहीं। तो विटामिन सी जल में विलय होता है। यह मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इसकी कमी से क्या है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है तथा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। तो विटामिन सी किस में मिलता है? जैसे ब्रोकली में मिलता है, संतरा, आंवला, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी आदि में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नींबू में भी आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है, एक सर्वाधिक सार्वभौमिक दाता वो व्यक्ति होता है जो किसी भी रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्तदान कर सकता है। रक्तवर्ग ओ। ठीक है, रक्तवर्ग ओ ही सभी लोगों को, सभी वर्ग समूह के लोगों को, अब रक्तवर्ग समूह के लोगों को वो रक्तदान कर सकता है। रक्तवर्ग ओ सर्वाधिक दाता होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन, ठीक है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। देखिए ये क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो किसके कारण स्पंदन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। हृदय के बराबर। देखिए चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? ठीक है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन के साथ कैरोटीन। केसिन के साथ कैरोटीन। दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन। ये याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग क्या होता है? पीले रंग का होता है। और सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? सफ़ेद रंग कैसिन के कारण। ठीक है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और बीटा कैरोटीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है 40C40 और H56। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसिन के साथ कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक 220 वोल्ट विभवांतर पर 44 ओम प्रतिरोध इलेक्ट्रिक हीटर लगाया जाए तो इसमें से कितना करंट जाएगा? देखिए ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए V इज इक्वल टू होगा 220 वोल्ट। ठीक है, और R इज इक्वल टू होगा 44 ओम। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू होता है V/R। इसमें पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 220/44। ठीक है, 44। तो क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा तो क्या होगा? तो कटेगा तो आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, कटेगा तो 5 एम्पियर आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 एम्पियर। ठीक है, करंट कैसा मात्रक होता है?
क्या होता है, एम्पियर होता है, इसीलिए 5 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है केपिलर का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है? केपिलर का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफल चाल नियत रहती है। केपिलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ये याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित विश्लेषण को। नेक्स्ट देखिए, ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का उदाहरण है, स्थानांतरीय और घूर्णन गति का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के लिए इतना है। मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई लॉस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।